हेलो नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का सीयूईटी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सीयूईटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में एक सेक्शन होता है रीजनिंग का, उसके सिलेबस और जो पीवाईक्यू के क्वेश्चंस होंगे वो भी हम यहाँ पर आपको शो करने वाले हैं, दिखाने वाले हैं, ताकि आपको एक प्रॉपर आइडिया हो सके कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स की बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं। पिछले देखोगे कि यहाँ पर अलग अलग शिफ्ट्स में एग्जामिनेशन करवाए गए हैं पिछले सालों में, चाहे 2022 में हो, 23 में हो, 24 में हो, 25 में हो। अगर 22 से लेकर के 25 तक सारे क्वेश्चन पेपर देखोगे तो जो हम यहाँ पर बताने वाले हैं आपको चैप्टर्स के नाम, उन्हीं चैप्टर से सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। तो पूरा पीवाईक्यू जो पूछे गए हैं अभी तक, सारा पीवाईक्यू एनालाइज करने के बाद यहाँ पर ये सिलेबस डिजाइन किया गया है और वही सिलेबस मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। और सिलेबस में जितने टॉपिक्स मेंशन्ड है वो सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करने होंगे अगर आप रीजनिंग में बहुत बेहतर करना चाहते हो। ओवरऑल जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में अगर बहुत अच्छा करना चाहते हो तो आपको रीजनिंग के सेक्शन पर बहुत बढ़िया कमांड बनाना पड़ेगा, क्योंकि किसी किसी शिफ्ट में देखा गया है कि 20 से 22 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, किसी शिफ्ट में 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी में 14 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पर आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि क्या पता मेरे शिफ्ट में आए ही ना, मेरे शिफ्ट में 10 ही क्वेश्चन आए तो मैं इसको कम पढ़ता हूं, लेकिन अगर आप कम पढ़ के जाओगे और पता चला कि आपके शिफ्ट में 25 क्वेश्चन आ गए तो फिर आप फंस जाओगे। इसलिए चाहे वो मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके जीएस करंट अफेयर हो, तीनों ही सेक्शन को आपको इक्वल वेटेज देते हुए और तीनों ही सेक्शन पर बढ़िया पकड़ बनाना होगा, तभी आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में अच्छा कर पाओगे। और 250 में अगर आप 220 230 लाना चाहते हो तभी आप ला पाओगे, अदरवाइज कोई भी सेक्शन आप इग्नोर करके चलते हो तो फिर आपको बढ़िया स्कोर 200 प्लस लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप हमारे साथ जुड़ करके सीयूईटी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीएलएलबी हो, या फिर लैंग्वेज और जीएटी का अलग से कोर्स जाते हो तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अच्छा, पिछले वीडियो में हमने जो है मैथ्स का जो सिलेबस होता है जनरल मैथ्स का, उसके ऊपर बात किया है। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा उसको जाकर के जरूर से देख लीजिएगा, विजिट करिएगा और उसमें जो टॉपिक मेंशन है उसको जो है टॉपिक को लिख लीजिए और सारे टॉपिक्स पर बढ़िया से मजबूती से तैयारी करिए। आज हम लोग रीजनिंग के बारे में बात कर रहे हैं, कोर्स के बारे में आपको बता ही दिया है। ज्यादा जानने के लिए यहाँ पर इस नंबर पर कॉल कर सकते हो या फिर आप सीधा सीयूटी कॉन्सेप्ट जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और वहां से कोर्स परचेज कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले देखो, सिलेबस पर आने से पहले मार्किंग स्कीम समझ लो, अगर आपको नहीं पता है तब। आई होप कि आपको पता होगा, अगर आप हमें फॉलो कर रहे हो तो मैंने कई वीडियोज में ये बताया है, फिर भी एक बार फिर से बता दे रहे। देखो, अगर एक क्वेश्चन आप सही करते हो तो 4 नंबर आपको दिए जाते हैं, लेकिन अगर आपके एक क्वेश्चन गलत हो गए तो आपके 1 नंबर कट भी जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर माइनस मार्किंग भी है, तो इस माइनस मार्किंग को भी ध्यान में रखिएगा। अब जब बात करते हैं हम जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की, तो यहाँ पर ये जो ऑफिशियल सिलेबस है एनटीए के द्वारा दिया गया है, लेकिन इसमें कहीं भी ये नहीं बताया गया है कि हम किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे। एनटीए क्या करती है, किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन उठा करके पूछ देती है, और जब आप पूरा पीवाईक्यू एनालिसिस करोगे तभी आपको पता चल पाएगा कि कौन से चैप्टर को हमको पढ़ना है। वो पूरा एनालिसिस करके ये जो है सिलेबस हमने डिजाइन किया है। तो आप क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर अभी जो भी टॉपिक्स आपको बताएंगे उसको आप नोट डाउन कर सकते हो और फिर आप हमारे कोर्स में आकर के पढ़ सकते हो। ये सारे टॉपिक्स हम लोग कोर्स में कवर करवाते हैं, या फिर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अब ये देखो, सेक्शन 3 आप जानते हो, सेक्शन 1 2 लैंग्वेज होता है, दूसरा डोमेन होता है, तीसरा आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट या जनरल टेस्ट सेम ही बात है। अब यहाँ पे देखें, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में करंट अफेयर पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा और यहाँ पर मैथ्स पूछा जाएगा और जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, वो सब पूछा जाएगा। तो 3 मेजर सेक्शंस होते हैं, रीजनिंग का, मैथ का और यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, जीके और करंट अफेयर का। अब ये 3 सेक्शन हो गए। तो पहले सेक्शन यानी कि जनरल मैथ पर हमने बात कर ली है पिछले वीडियो में। आज हम लोग रीजनिंग के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। तो जब बात करते हैं रीजनिंग के सिलेबस की, तो इसको आप ब्रॉडली 2 कैटेगरी में बांट सकते हो। एक होता है वर्बल रीजनिंग, दूसरा होता है नॉन वर्बल रीजनिंग। तो वर्बल रीजनिंग में क्या होता है, स्टेटमेंट्स आपको दिए जाते हैं, आपको यहाँ पर क्या होगा, भाषा आधारित तर्क होगा। यानी कि एक जो है क्वेश्चन यहाँ पे लिखा जाएगा, क्वेश्चन को आप पढ़ोगे, उसके ऊपर सोचोगे, कुछ अगर पेन पेपर चलाना है तो वो भी चला सकते हो, सॉल्व करना है कुछ तो वो कर सकते हो। वो करने के बाद आपको उत्तर देना होता है। देन अगर हम नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करें तो ये चित्र आधारित सवाल होते हैं। आपको क्या करना होता है, एक चित्र दिया जाएगा और चित्र में जो भी सवाल आपसे पूछा जाए, चाहे वो एनालॉजी का सवाल हो, चाहे वो सीरीज का सवाल हो, चाहे वो पेपर फोल्डिंग कटिंग का सवाल हो, डॉट सिचुएशन का सवाल हो, जैसा भी सवाल आएगा वो सवाल आपको पढ़ना होता है। मतलब पढ़ना क्या होता है, यहाँ पे फिगर होता है,
फिगर को आपको देखना होता है, पैटर्न पकड़ना होता है और देन आपको आंसर देना होता है। तो ऐसे सवालों में आपको पेन पेपर चलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। इस वाले सवाल में आपको पेन पेपर उठाने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन दूसरे वाले टाइप में यहाँ पर सिर्फ आपको फिगर को देखना होता है, देख करके एनालाइज करते हो और देन आप आंसर देते हो। तो दो ब्रॉड कैटेगरी होते हैं। अब पहला कैटेगरी देखते हैं, पहले कैटेगरी में कौन कौन से सवाल, कौन कौन चैप्टर से सवाल आते हैं। तो पहला जो चैप्टर होता है वो जो है अल्फाबेट टेस्ट से। अब देखो अल्फाबेट टेस्ट है, बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन यहां से जब आप ये चैप्टर कवर करते हो तो ये चैप्टर आपको कोडिंग डिकोडिंग में हेल्प करता है, सीरीज में हेल्प करता है, एनालॉजी में हेल्प करता है और यहाँ पर क्लासिफिकेशन में हेल्प करता है। तो ये जो अल्फाबेट टेस्ट का चैप्टर है ये कई जगह आपको हेल्प करता है और ये बहुत बेसिक, जैसे आप नंबर सिस्टम पढ़ते हो मैथ में, वैसे ये अल्फाबेट टेस्ट है जो आपका बेसिक बना देता है। ये कोडिंग डिकोडिंग के लिए, सीरीज के लिए, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन के लिए, इन सारे चैप्टर्स का बेसिक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जब एक बार अल्फाबेट टेस्ट अच्छे से पढ़ लेते हो तो ये सारे चैप्टर्स, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, आसान लगने लगता है। ओके, तो आपको अल्फाबेट टेस्ट पढ़ना है। 2022 में यहां से सवाल पूछे गए हैं और भी सवाल पूछे गए हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, खासकर अल्फाबेट टेस्ट से। लेकिन आपको पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि आप आगे के जो चैप्टर्स है, कोडिंग डिकोडिंग जैसे चैप्टर्स, आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाओ, अच्छे से समझ पाओ। दूसरा जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है हमारा कोडिंग डिकोडिंग। यहां से 1 से 2 सवाल आपको मिल ही जाएगा, मतलब एक सवाल तो फिक्स ही समझो कि एक सवाल तो कोडिंग डिकोडिंग से आने ही वाला है, वो कहीं नहीं गया, एक सवाल तो आने ही वाला है। सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहां से भी सवाल आपको देखने को मिलते हैं। लेटर सीरीज हो गया, नंबर सीरीज, वर्ड सीरीज। तो किसी कभी कभी देखोगे कि एक ही शिफ्ट में 2-2 सवाल आ जाते हैं नंबर सीरीज से, कभी कभी लेटर सीरीज से सवाल आ जाते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब ये देखें एनालॉजी से, तो एनालॉजी से एक सवाल आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्लासिफिकेशन से भी आप एक सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो। डायरेक्शन सेंस स्टेट से एक सवाल फिक्स है, तो यहाँ पे 3 स्टार लगा लेना। ये एक सवाल फिक्स ही समझो, मतलब यहां से एक सवाल फिक्स ही रहता है लगभग। रैंकिंग से भी एक सवाल लगभग फिक्स है। ब्लड रिलेशन से एक सवाल लगभग फिक्स है। तो ये सारे चैप्टर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ऊपर वाले जो ये अल्फाबेट टेस्ट का, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना है इसलिए ताकि आप आगे के चैप्टर्स कर पाओ। अभी तक मैं बात करूं तो ये और ये चैप्टर और ये तीनों तो भाई इतना इंपॉर्टेंट है कि आप इसको इग्नोर करके जा ही नहीं सकते हो, क्योंकि यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। 3 चैप्टर 3 क्वेश्चन पक्का मिलेगा ही मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग में अगला चैप्टर है सीटिंग अरेंजमेंट। अब सीटिंग अरेंजमेंट से थोड़े लंबे लंबे सवाल आते हैं, तो आपको इसमें प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा। एक सवाल यहाँ से भी आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो, हालांकि फिक्स नहीं है कि हर शिफ्ट में आएगा, लेकिन हाँ यहाँ पर किसी शिफ्ट में आ भी सकता है और किसी शिफ्ट में नहीं भी आ सकता है। तो इस चैप्टर को भी आपको पढ़ के जाना है, सीटिंग अरेंजमेंट। अगला जो है क्लॉक, तो क्लॉक से तो सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ पे आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कैलेंडर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से भी एक सवाल लगभग फिक्स रहता है। और डाइस, ये जो चैप्टर है यहाँ पे हर बार सवाल नहीं आते हैं, लेकिन आ सकते हैं। क्यूब से भी फिक्स सवाल नहीं है, लेकिन आ सकता है और आया है। मतलब क्या होता है ना कि आप अलग अलग शिफ्ट में, मान लो कि जैसे इस साल एग्जाम हुआ, तो मान लो 10 मई से एग्जाम स्टार्ट हुआ, तो 10 मई को जो आया पेपर, उसमें हो सकता है कि क्यूब से सवाल पूछे, और अगला शिफ्ट में अगला जो पेपर होगा, अगले दिन का जो पेपर, उसमें हो सकता है डाइस से सवाल आए। तो ऐसा मतलब कुछ जो चैप्टर्स है वो तो हर शिफ्ट में आपको देखने को मिल जाता है, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, जैसे रैंकिंग हो गया, जैसे आपको पीछे एक और चैप्टर बताया जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया। तो ये सारे चैप्टर्स, क्लॉक का चैप्टर हो गया, तो यहाँ से सवाल आपको किसी भी शिफ्ट में देखने को मिल जाते हैं। मतलब 90% चांस है कि यहाँ से सवाल रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन ये जैसे डाइस और क्यूब वाला चैप्टर हो गया, यहाँ 50-50% का चांस रहता है, किसी शिफ्ट में आ भी सकता है, किसी शिफ्ट में नहीं भी आ सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है। वेन डायग्राम से सवाल आते हैं, हाँ वेन डायग्राम से सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी सिलोजिज्म से एक सवाल बहुत बार पूछा गया है, किसी शिफ्ट में पूछा जाता है, किसी शिफ्ट में नहीं पूछा जाता है, लेकिन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आ सकता है यहाँ से सवाल। ये पे डिक्शनरी से, तो डिक्शनरी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सवाल बन सकता है, तो वो भी हमने रख दिया है, क्योंकि होता क्या है, किसी शिफ्ट में बनता है, किसी शिफ्ट में नहीं बनता है। लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सवाल बन सकता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन से सवाल बनते हैं। फिर काउंटिंग फिगर्स की बात करें तो देखो, ये जो ऐसा चैप्टर है जहां से कभी कभार बनता है, मतलब कभी बन भी सकता है, कभी नहीं भी बन सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, अब इधर वाले जो चैप्टर्स हम बता रहे हैं, इसको हम कहते हैं एनालिटिकल पार्ट। तो ये जो एनालिटिकल पार्ट वाला है, यहाँ से सवाल बहुत फ्रीक्वेंट नहीं आते हैं, कभी कभी आता है, मतलब कभी कभार यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन क्योंकि कभी कभी पूछे जा चुके हैं सवाल, इसलिए मैं ये सारे चैप्टर्स भी पढ़ाता हूँ आपको कोर्स में। तो अगर आप सेल्फ स्टडी मान लो कर रहे हो, तो इस पर थोड़ा कम फोकस कर सकते हो, उतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है इन सारे चैप्टर्स पर। काज एंड इफेक्ट, असर्शन रीजनिंग, जो है स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, यहाँ ये सब जो चैप्टर है, यहाँ से कभी कभार सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन आप चाहो तो आप इसको पढ़ सकते हो। मतलब बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है कि बस यही पढ़ने लगे, नहीं, एक बार पढ़ लिया, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, काम आपका हो गया खत्म।
बार बार आपको ये चैप्टर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा जो सेक्शन था ब्रॉड कैटेगरी, वो क्या था हमारे पास, नॉन वर्बल रीजनिंग। तो नॉन वर्बल जो पार्ट है, यहाँ पर आपको पता है कि चित्र वाले सवाल आएंगे, अभी मैं दिखाऊंगा पीवाईक्यू आपको। तो सीरीज से सवाल आएगा, सीरीज मतलब यहाँ पे 4 चित्र मान लो आपको दे दिए गए, कितने चित्र, 4 चित्र। तो ऐसे यहाँ पर एक पहला फिगर यहाँ पे हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, फिर यहाँ पे मान लो पूछेगा कि चौथा वाला फिगर यहाँ पे कौन सा होगा। तो ऐसे आपको सीरीज में बताना होता है कि अगला फिगर कौन सा होगा। एनोलॉजी में क्या होता है, एनोलॉजी में एक फिगर यहाँ पे दे दिया, इससे रिलेशन होगा इसका, और यहाँ पे फिर एक फिगर देगा और पूछेगा कि बताओ इसका रिलेशन किससे होगा। तो ये एनोलॉजी हो गया। अगला होगा क्लासिफिकेशन, यानी चित्रों का वर्गीकरण। तो ये होगा इसमें कि मतलब 4 चित्र दिए गए हैं, आपसे पूछेगा कि कौन अलग है, क्लासिफिकेशन, ऑड वन आउट जिसको कहते हैं। मिरर इमेज, तो मिरर इमेज से सवाल आते हैं। फिर यहाँ पर वाटर इमेज से भी सवाल आ चुके हैं, पेपर फोल्डिंग कटिंग से कई बार सवाल आए हैं, फिगर कंप्लीशन से भी कई बार सवाल आए हैं, इमेडिएट फिगर से भी कई बार सवाल आ चुका है। डॉट सिचुएशन से मैं कहूंगा बहुत कम सवाल आए हैं या फिर न के बराबर आए हैं, बट फिर भी आपको चाहो तो पढ़ सकते हो। इतने जो यहाँ पर ऊपर के 8 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो छोड़ना नहीं है, आपको पढ़ के जाना है। अब देखो, अब मैं पीवाईक्यू कहा आपको कि पीवाईक्यू दिखाऊंगा। ये सारे चैप्टर्स क्या करोगे आप, या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, और इसी चैप्टर को बार बार पढ़ना है आपको। इसके अलावा और कोई दूसरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना अगर आप कर लेते हो ये सारे चैप्टर्स, तो आपका रीजनिंग पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पीवाईक्यू की। तो ये देखो पीवाईक्यू जो है 2025 का, बहुत रिसेंट 2025 में जो पेपर हुआ 22 मई को। तो 22 मई को जो पेपर हुआ है, यानी कि 3 बजे से 6 बजे के बीच। अब कहोगे सर 3 घंटा कैसे हो सकता है, तो 3 घंटा जो इसलिए है क्योंकि इनका 3 पेपर हुआ होगा। जीएटी का पेपर देने के लिए आपको 1 ही घंटा मिलता है, तो 1 घंटे में आपको 50 क्वेश्चन बनाने होते हैं। 50 क्वेश्चन मतलब कि एक क्वेश्चन 5 नंबर का, तो 250 नंबर का आपका पेपर होता है। अब ये जो है 22 मई को हुआ है शिफ्ट 2 में। तो अब यहाँ पे देखते हैं कैसा कैसा सवाल आया। तो पहला सवाल ही आ गया यहाँ पर फिगर कंप्लीशन से। देखो ये एक पूरा फिगर है, 3 पार्ट इसका दिया गया है, पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा। ये चौथा जो पार्ट है ये खाली है, आपसे बस ये पूछ रहा है कि बताओ ऑप्शन को देख करके कि कौन सा फिगर यहाँ पे फिट बैठेगा। इसी को कहते हैं हम लोग फिगर कंप्लीशन। अगला देखो यहाँ पे ये भी चित्र से आया है। इसमें क्या है, इसमें भी आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कि आकृति अवयव को पूरा करो। तो यहाँ भी क्या है, फिगर को कंप्लीट ही करना है आपको, ये पढ़ना है आपको, समझना है इसको पैटर्न को समझना है, और देन आपको यहाँ पर आंसर देना है कि यहाँ पर क्या आएगा। ऑप्शन आपके पास बगल में रखे गए। तो ये भी फिगर वाला सवाल आ गया। अगला सवाल है 5 सदस्यों का एक परिवार, एक विवाहित जोड़ा। अब ये कहाँ से आ गया है, तो केक का पिता पूछ रहा है, ये ब्लड रिलेशन से। हमने कहा कि ब्लड रिलेशन से एक सवाल फिक्स ही समझो जो कि आता है आएगा। अब ये जो सवाल है ये सीरीज से सवाल है। कॉन्टिन्यूअस पैटर्न हम पढ़ते हैं सीरीज में, लेटर जब सीरीज पढ़ते हैं तो उसमें कॉन्टिन्यूअस लेटर पैटर्न पढ़ते हैं, वहां से ये सवाल पूछा गया है, यानी सीरीज वाले चैप्टर से। अब ये जो सवाल है ये कहाँ से आया है, निश्चित तरीके से समान है। 5 लड़के एक कतार में खड़े, मतलब ये कहाँ से आ गया है, सिटिंग अरेंजमेंट से सवाल आया हुआ है। अगला सवाल जो है ये देखो कैलेंडर से सीधा सीधा सवाल टपक गया है। तो ये जो है एक सवाल लगभग कैलेंडर से फिक्स रहता है। एक सवाल आपको यहाँ पर देखो ये कहाँ से आ गया है, अब ये भी जो है सिटिंग अरेंजमेंट से सवाल है। तो सिटिंग अरेंजमेंट से सवाल कभी कभी 2 भी आ जाते हैं, कभी कभी 1 ही आएगा। अब देखो यहाँ पर, अब ये देखो क्लॉक से सवाल, 7:15 घड़ी के घंटे और मिनट के सुई के बीच, दोनों के बीच का एंगल आपको बताना है, तो एंगल आपको फाइंड आउट करना है। अगला सवाल यहाँ पे देखोगे ये कहाँ से आ गया, तो हमने कहा कोडिंग डिकोडिंग से फिक्स होता है, तो ये सवाल कोडिंग डिकोडिंग से है। अगला सवाल आप देखोगे ये जो है सीरीज से आ गया, तो लेटर सीरीज जो हमने कहा अभी, तो लेटर सीरीज से एक सवाल फिक्स है जो कि यहाँ पर आया हुआ है। अगला सवाल देखोगे ये फिर से फिगर वाला सवाल आ गया है। इसमें क्या बताना है, आकृतियों में अंतर्निहित है। अंतर्निहित का मतलब है कौन सा, जो है इम्बेडेड फिगर जो चैप्टर बताया था वहीं से ये सवाल आया हुआ है। अगला देखो ये भी कॉन्टिन्यूअस लेटर पैटर्न से सवाल आया हुआ है, यानी सीरीज से। फिर ये देखो क्या है, ये जो है समान है एक विषम यानी क्लासिफिकेशन चैप्टर से, ऑड वन आउट वाले चैप्टर से आया। ये जो है आपका डायरेक्शन डिस्टेंस है, हमने कहा एक सवाल फिक्स है। ये जो सवाल है आपका, ये है आपका रैंकिंग से सवाल। कहां से आया है, रैंकिंग से, तो रैंक पूछा जाता है। अब देखो ये पूरा चैप्टर हमने आपको दिखाया, ये पूरा जो पीवाईक्यू आपको दिखाया, अभी मैंने एक ही शिफ्ट का दिखाया है। टोटल 15 क्वेश्चन शायद पूछे गए हैं एक शिफ्ट में। तो 15 क्वेश्चन, किसी में 20 भी क्वेश्चन पूछे गए 2025 के, अगर क्वेश्चन तुम उठाओगे अलग अलग शिफ्ट्स के, तो किसी में 25 क्वेश्चन भी आए हैं, किसी में 22 क्वेश्चन, किसी में 20 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन की संख्या बदलती रहती है, लेकिन टॉपिक सेम रहेंगे। टॉपिक सेम रहेंगे जो हमने यहाँ पर मेंशन किया है। ये सारे टॉपिक्स अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हो तो एक भी क्वेश्चन छूटने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है। तो अगर आप मान लो कि ये सारे चैप्टर्स कवर कर लेते हो तो 20 क्वेश्चन आए तो 19 क्वेश्चन तो आप पक्का बना के आओगे। 20 मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मतलब ह्यूमन एरर हो जाता है कई बार कि आप 20 में 20 अटेम्प्ट किए हो लेकिन एक आध गलत हो जाता है। तो 20 में मतलब टॉपिक तो सारे आपके पढ़े हुए रहेंगे,
अगर आप ये सारे चैप्टर्स पढ़ लेते हो तो टॉपिक तो ऐसा रहेगा कि आप सब पढ़े हुए हो, लेकिन एक आध क्वेश्चन हम मान के चलते हैं गलत हो जाएगा, तो 20 में से 19 तो आप बना के आओगे ही आओगे अगर आप अच्छे से सारा कुछ कवर कर लेते हो। और ये जो रीजनिंग है बहुत स्कोरिंग होता है, इसलिए हम इस पर फोकस करते हैं ज्यादा, क्योंकि अब अगर आपको आ रहा है ये टॉपिक तो जाहिर सी बात है 99% चांस है कि अगर आपने प्रैक्टिस थोड़ी करी है और आपने टॉपिक को अच्छे समझा है तो आप सही ही बना के आओगे। भूलने वाला इसमें नहीं है कि आप भूल कैसे जाओगे। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा है, प्रैक्टिस किया है, तो आराम से इसको सॉल्व करोगे, आंसर आएगा। तो मैथ के तरीके से, जैसे आप मैथ पढ़ते हो, मैथ में फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला पुट करने आता है, सवाल आपको समझ में आ रहा है, आपने प्रैक्टिस करी है, तो सवाल आपका अगर आप उसको हल कर पा रहे हो तो आंसर सही ही आता है। मतलब ऐसा नहीं कि उसमें आप मतलब ऑप्शन में मैच भी हो रहा है और गलत भी हो जा रहा है, ऐसा बहुत रेयर होता है। अगर आप सवाल को हल कर पा रहे हो, अगर ऑप्शन में आपको वो आंसर मिल रहा है, तो लगभग 99% चांस है कि वो सही ही है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे, अगर रीजनिंग में थोड़ा सा पढ़ लोगे, तो ये आपको 15 से 20 क्वेश्चन आपके यहाँ पर, यानी कि 20 क्वेश्चन अगर मान लो किसी शिफ्ट में आ गए तो 100 नंबर सिर्फ आप ये रीजनिंग से कवर कर सकते हो। 100 नंबर, 250 नंबर में 100 नंबर सिर्फ रीजनिंग से हो जाएगा। मान लो 15 भी आए हैं इस शिफ्ट में, तो 15 से 75 नंबर सिर्फ रीजनिंग से आ रहा है। तो और इसमें इसको हल करने में स्कोरिंग भी है और टाइम भी कम लगता है। मैथ के एक जो है कंपैरिजन में देखोगे तो ये टाइम भी कम लेता है। तो आपको बस प्रैक्टिस करना है, जो भी टॉपिक्स यहाँ पर बताए गए हैं वो हमारे साथ जुड़ करके हमारे कोर्सेज में पढ़ सकते हो। मैं ही रीजनिंग और मैथ्स दोनों ही पढ़ा रहा हूँ, तो मैथ्स के बारे में पिछले क्लास में बताया था, उसको जाकर के देख लीजिएगा। अब यहाँ पर जो है आज हमने रीजनिंग का सिलेबस जो है बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। जो भी टॉपिक्स थे ये बहुत अनुभव से बनाया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें मैंने तो टॉपिक आपको बता दिया है, लेकिन ये बनाने में बहुत टाइम लगता है, आपको एनालाइज करना पड़ता है पूरा PYQ। तो मैं 2022 से ही पढ़ा रहा हूँ इसमें, तो 2022 का भी PYQ मैंने देखा है, 23 का भी, 24 का भी, 25 का भी अभी जो हुआ है। तो पूरा देखने के बाद यही चीजें निकल कर आई हैं कि ये चैप्टर अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हो सारे, तो सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो ये जो है आज के लिए इतना ही रखते हैं आज के वीडियो में। अगर आप हमारे जो है कोर्सेज में जुड़ना चाहते हो और जुड़ करके मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस सब कवर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। डोमेन सब्जेक्ट्स भी आपको मिल जाएंगे, तो आप सिंपली इस नंबर पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में किसी नए वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, पढ़ते रहो और अपना ख्याल रखो।